पहले तो अमेरिका में ही ट्वीट जो है वो ऐसा होता था कि ज़ेर बहस रहता था। इस दफ़ा पाकिस्तान में भी एक ट्वीट नहीं बल्कि रीट्वीट ज़ेर बहस रहेगा 1-2 हफ्ते तक। मतलब बड़ा गहरा है, समझने वाले लोग समझ गए होंगे। मेरी बात देखें अपर एचेलॉन्स ऑफ पावर में सुनी जाती है, जो बुनियादी तौर पे वो लोग हैं जो इस मुल्क के अशराफिया हैं, इस मुल्क में इख्तियारात रखने वाले लोग हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने वाले लोग हैं दुनियावी तौर पर। तो मेरा प्रोग्राम वहीं देखा जाता है। बुनियादी तौर पे देखने वाले प्रोग्राम देखने के बाद एक थिंक टैंक जो प्रोग्राम को वो समझते हैं, और आप देख चुके हैं कि काफ़ी वुज़रा भी ये बात कर चुके हैं, दीगर VIPs जो प्रोग्राम में आते हैं वो तक ये बात कहते हैं। तो उसके बाद फिर वो फैसले लेते हैं कि इस मुल्क के अंदर फैसला क्या होना चाहिए दुनियावी लिहाज से। साथ साथ मैं ये भी बताता चलें इससे निकल आते हैं ट्विटर से, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अब टोटल सोशल मीडिया का दौर आ गया है। लोग समझना शुरू हो गए दरअसल के व्हाट्सएप दुनिया है, कागज़ मागज़ सब भूल गए। किताबें तो वैसे ही हम कभी नहीं पढ़ते थे। हाँ, बस एक किताब रिहाम खान वाली वो बड़े गौर से पढ़ी हमने सफ़ा बसफ़ा, बाकी और किताब हमने कोई नहीं पढ़ी। मईशत के मुतालिक जब बात करेंगे तो बड़ा अलमिया है। बात कुछ ऐसी है कि मईशत को समझने वाले लोग मुल्क में कम हैं, और ये एक तरह से बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करते आ रहे हैं, जो स्टेटस को का हिस्सा है। क्योंकि मुल्क में मईशत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो जो मर्जी चाहो माशी फैसला कर लो। वैसे भी ये इकॉनमी रेंट सीकिंग इकॉनमी है, यानी आप किसी को भी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं जो आपका पसंदीदा हो, और प्रॉफिट सीकिंग तो ये है नहीं कि जहां पर कारोबार मेरिट की बुनियाद पर होता हो और जो अच्छे तरीके से अच्छे खूबसूरत अंदाज में कारोबार कर सके वो कामयाब हो जाए। मैं बिल्कुल फ्रैंक बात कर रहा हूँ, बुरा लगे अच्छा लगे। रिश्वत का दौर है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मुशर्रफ साहब भी आए थे, वो देखो देख रहे हैं सर क्या हाल है, ठीक है। मुशर्रफ साहब भी देख रहे हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से बड़ा जनाब मैं एहतसाब करूंगा ये वो। रिश्वत इनके दौर में भी चलती थी, कम होगी थोड़ी सी, लेकिन अब भी चलती है, अब ज़्यादा होगी थोड़ी सी। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब सईद शफीक साहब, साबिक सदर रहे KCCI के, वेलकम करता हूँ आपको शो में। सियासी तौर पर भी सरगर्म है, और अगर इजाज़त दें तो सियासी तारुफ भी थोड़ा सा करा दूँ। PSB से इनका ताल्लुक भी है, और अभी तो हालिया अदवार के अंदर भाई बहुत सारे लोगों को PSB में शामिल भी कर रहे हैं, उसमें कारोबारी शख्सियत को भी शामिल कर लिया, खुद भी कारोबारी शख्सियत है जनाब सईद शफीक साहब। लेकिन आज मैं सियासत के बजाय आपसे मईशत के मुतालिक पहले बात करूँगा, बाद में कर सकता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स पर है कि एक्सपोर्ट्स कैसे इंप्रूव होंगी। अनफॉर्चुनेटली वो फैसले तो बहुत सारे कर लिए हैं, वो ये मंथ ऑन मंथ तो बताते हैं, लेकिन आगे जाके आपको लग रहा है कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी? जी अली शुक्रिया आपका। हमारा जो भी सेक्टर है ना, एक्सपोर्ट का हो या इम्पोर्ट का हो, वो गैर मुनज़्ज़म है। हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं और सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड मुल्क है, और हम मुल्क की जो आबादी है, ये मुल्क की जो आमदनी है, वो 70% ज़राअत पर इन्हिसार करती है। अच्छा, अब हम एक्सपोर्ट्स की तरफ आ जाएं तो थोड़ा सा मैंने एग्रीकल्चर का काम शुरू किया था। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने देखा उसमें कि वहाँ कोई किसी को अवेयरनेस नहीं है। जो टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए हमें, उसके बारे में लोग आगाह नहीं है। अगर उनसे कहो करने के लिए तो इनकार कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लेबर को कहूँ कि भाई ये टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करो, तो वो डरते हैं और घबराते हैं उससे, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में नहीं जाते, इसलिए कि उनको एजुकेट नहीं किया गया, उनको तालीम और तरबियत उनकी नहीं की गई। बीज इंतहाई 2 नंबर हमें मार्केट में दस्तयाब होते हैं, खादें 2 नंबर दस्तयाब होती हैं, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, जिसकी जो मर्जी है वो फसल उगाता है। नतीजे होता है कि टमाटर एक वक्त में 200 रुपए किलो होता है और एक वक्त में 2 रुपए किलो होता है। और जब 2 रुपए किलो होता है तो हमारे पास ऐसे जराए नहीं है और ऐसे वसाइल नहीं है जो होने चाहिए सर, फिर कि उसको यही मैं बात करूं कि उसको हम प्रिजर्व कर लें, उसका टोमेटो पेस्ट बना लें, उसकी टोमेटो केचप बना लें, और वो बना के दुनिया में एक्सपोर्ट करें, उसके बस डॉलर लें। तो ये सब चीजें, फ्रूट है बेतहाशा हमारे पास, कोल्ड चेन। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं जिनको देख के और कि यार 70 साल हमें हो गए, हम कहां से कहां हमें पहुंच जाना चाहिए था। हम आज तक वही लकीर के फकीर बने हुए, सारा हमारा फोकस जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर होता है, और हम सारा उसको निचोड़ के कोशिश करते हैं कि इसी को बढ़ा के एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा उसको लेके ऊपर नहीं जा सकते। दुनिया में बहुत सारे ममालिक और भी हैं जो टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं, उनके साथ एक कंपटीशन भी है आपका।
तो आप इसको ये ना समझें कि सिर्फ टेक्सटाइल से आप मुल्क को जो है वो मुल्क की इकोनॉमी को आप बूस्ट कर देंगे और ऊपर अच्छा, ले जाएंगे। मुश्किल सवाल आज आपसे दूसरे चीजों पर भी फोकस करना जरूरी ये है। यॉर्कर बॉल कराऊंगा आज आपको बात नहीं, मैं मुश्किल सवाल पूछूंगा। आप ताजिर सनतकारों का दिफा भी करते हैं, लेकिन बहुत दफा कमजोरियों की जो है निशानदेही भी कर देते हैं। देखिए, जिस भी मुल्क के अंदर मैं गया हूं, जिस भी मुल्क के अंदर मैं गया हूं, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर, मैंने वहां जाकर पूछा है तो उन्होंने मुझे कम से कम अपने मुल्क का एक $multi-billion ब्रांड बताया है। एक $multi-billion ब्रांड बताया है। मुझे आज भी याद है, नौजवानी में मैं हमारे उस्ताद अब्दुल्ला दीवान साहब, वो भी नौजवान आदमी हैं, वो हमें लेकर कोरिया गए। कोरिया हम पहुंचे तो हम जिस शहर में पहुंचे उसका नाम उस फैक्ट्री, उस ब्रांड के ऊपर था। वो ब्रांड पाकिस्तान में भी काम करता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा उसका जानबूझ के, लेकिन शहर उल्सान जो है उसकी पहचान जो है बुनियादी तौर पे वो ब्रांड था। उन्होंने बोला साहब इस पूरे शहर का नाम उस कंपनी के ऊपर है। $multi-billion ब्रांड, एक नहीं पता नहीं कितने $multi-billion, एक $multi-billion ब्रांड। मैं आपसे ब्रेक पे जाने के बाद, माजरत ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि जनाबे वाला आपने मुझे बताना है $80 billion ब्रांड पाकिस्तान का, और प्लीज मसाले का नाम ना लीजिएगा क्योंकि वो मैं आपको इजाजत भी नहीं दूंगा, और दूसरा $multi-billion है भी नहीं। तो लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। जिस मुल्क में भी मैं कदम रखता हूं ना, वहां एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले आपको पता है किस चीज की तशहीर हो रही होती है? अपने मुल्क के $1 billion ब्रांड्स की। मैं यूएई के अंदर जब जाता हूं, दुबई में लैंड करता हूं, दुबई में लैंड करते ही मुझे चंद चीजों के नाम वहां पर दीवारों पर आवेजा मिलते हैं। मैं ब्रांड्स के नाम भी ले सकता हूं। यह शेख मोहम्मद की विजन है, यह शेख खलीफा बिन जैद की विजन है। आप जब वहां पे पहुंचते हैं तो वेस्ट की तरह वहां पे $1 billion ब्रांड आपको वेलकम करता है। उनकी एयरलाइन से लेकर उनकी ड्यूटी फ्री शॉप से लेकर उनके मुल्क के अंदर उनका कंस्ट्रक्शन मैग्नेट, उससे लेकर इसके अलावा आप बर्तानिया में लैंड करें, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अमेरिका में लैंड करें, आप जर्मनी में लैंड करें, फ्रैंकफर्ट पहले PIA जाया करती थी, आप एयरपोर्ट पे लैंड करें, आपको सबसे पहले $1 billion ब्रांड वेलकम करता है, जिससे एक मुल्क की शनाख्त बनती है। ये कौन बनाते हैं? ताजिर सनतकार बनाते हैं, मुल्क का माहौल बनाता है। सईद शफीक साहब, पाकिस्तान में ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे, $multi-billion ब्रांड जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक उनकी तशहीर नहीं है, दूसरा वो सिर्फ ट्रेडिशनल हमारे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। क्या आप समझते हैं कि आपके जहन में कोई ऐसा है $multi-billion ब्रांड? तो हमें जरूर बताएं। मेरे ख्याल में ऐसा जिस परसेप्शन में आप बात कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई नजर तो नहीं आ रहा। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसमें कौन $multi-billion है कौन नहीं है ये कहना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मगर एक चीज़ ज़रूर आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में आई, वो ये थी कि एक ज़माने में फिनलैंड की इकॉनमी जो थी वो बेस करती थी नोकिया के ऊपर, और एक नोकिया जो था वो पूरी कंट्री को लेके उसके एक्सपोर्ट पे वो चला रहा था उसको। ये बात ज़रूर मेरे जहन में आई, और यकीनन हमारे यहाँ भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बात यह हमने एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं किया। हम एजुकेशन, दुनिया की वो कौमें जो तरक्की करके आगे गई हैं उन्हें सबसे पहले फोकस किया अपनी एजुकेशन पे। जर्मनी तबाह बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, जापान बर्बाद हो गया था। आपको भी पता है जर्मनी ने आपसे मैन पावर मांगी थी, उनके पास आदमी खत्म हो गए थे। $5 लाख पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था अपनी आज़ादी के फौरन बाद। उस वक्त जर्मनी की इकॉनमी, आज जर्मनी की इकॉनमी दुनिया की 7 बुलंद तरीन मईशतों में एक मईशत है उसकी, और हम किधर खड़े हैं? वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स। कहां खड़े हैं आप? ये देखें ना, तो इस कौमों ने कैसे तरक्की की? क्या उनके पास कोई स्पेशल दिमाग है? क्या उनके पास कोई स्पेशल? उन्होंने सिर्फ तालीम पर सबसे पहले फोकस किया, एजुकेशन पे, और उस एजुकेशन पे रिसर्च करके टेक्नोलॉजीज का उसूल किया, और उसके बाद उनको अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करके और अपनी उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके और जनाब उससे पैसे बनाए उनने। तो हम जो है वही रिवायती तरीकों पर जाके करते रहे, और आप कहेंगे $1 billion ब्रांड होना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि अब हमें बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप कार मेकिंग आप कर सकते हैं, बड़ा पोटेंशियल है। आप बताएं, आप बिल्कुल बताएं, मैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम लंबी फहरिस्त है, मतलब लंबी फहरिस्त है, कितनी चीजें होंगी जो बना सकते। देखिए बच्चों में अवेयरनेस नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की। मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गया, उनके बोर्ड पे भी था। अब उसने क्या किया कि एक प्रोडक्ट बना लिया और मुझसे बड़े फखरी अंदाज में कहा कि सर देखें, हमने 3-4 यंग बच्चों का ग्रुप था इंजीनियर्स का, उन्होंने कहा सर देखें हमने ये चीज़ बनाई है।
मैंने कहा जी वेरी गुड, आपने बनाई है, कॉपी की है फला फला चीज़ की। हाँ जी सर, वो देखें वो उन्होंने बनाई है, हमने बनाई। मैंने कहा क्वालिटी और एतबार के, क्वालिटी के मेयार के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, ठीक है, बुरी नहीं है। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपने इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको फोकस किया? ये चीज़ जो मुझे बाजार में जाके मिलती है 50 रुपए की, आपकी कॉस्ट क्या आई है? उसने कहा सर ये तो हमें 150 रुपए की आई है। तब आप मुझे बताएं, वो बच्चे ने बना तो रही, वो 150 रुपए की बना के वो कैसे बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में? फिजिबिलिटी नहीं की उसकी। नहीं है ना उसकी। तो हम जब तक अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, हम उनको दूसरी चीज़ों के बारे में सिखाएंगे नहीं। मैं तो बार बार हर फोरम पे जाके कहता हूं, और आपके फोरम पे भी आज फिर दोबारा कहूंगा, अगर कह चुका हूं पहले, कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज को एक्सपोर्ट्स की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें और उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे उसमें ऐड करें, और बच्चों को हमारे बताएं कि दुनिया जिस तेजी से जा रही है। यार बताएं ना, आज से 10 साल पहले अभी हम बात कर रहे थे कि आप अमेरिका या आपको ओवरसीज कहीं फोन करना होता था तो आप कॉल मिला के और घंटों इंतजार करते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी आसान है कि आप फ्री में, सिर्फ नेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बात कर फ्री में बात कर रहे हैं। फोन के इर्द गिर्द लोग दायरा बना लिया करते थे और ऐसा ऊंचा ऊंचा बोलते सब थे बात करने के शौकीन, और आवाज ऐसे लगता था जैसे यहाँ से चीख के वो अफ्रीका तक अपनी आवाज पहुंचा रहा है। तो ये सब चीज हमने भी देखी हुई है, और इतनी तेजी से रैपिडली जो चेंजेस है वो भी हमने और आपने देखे हुए हैं। अच्छा, मैं अब आपके सामने ये रखता हूं कि ये हमेशा कहते हैं जी मुसाबकती अमल, ठीक है, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, और हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे, हैं पैदावारी लागत को, और अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने पैदावारी लागत कम कर दी है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि पैदावारी लागत आपके लिए कम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, उन्होंने बोला हमने कम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ ना इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ये सिर्फ एसएमईज के लिए है, और उन इंडस्ट्रीज के लिए जिनका 70 किलोवाट से कम जो लोड इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, ठीक है जी। और उसमें ये भी तो इतना ज्यादा नहीं लोड हुआ। अच्छा, उनको भी ये है कि अगर वो, और इसका इम्प्लीमेंट होगा 1 जुलाई 2021 से, 2021 से, ठीक है। नहीं, 1 जुलाई से या अभी से? नहीं, अभी से नहीं होगा इसका। ये इसमें अभी जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है वो आपको पीक और ऑफ पीक आवर्स का मिल रहा है। हाँ, बहुत ना? अभी आपको जो मिल रहा है वो पीक और ऑफ पीक आवर्स का मिल रहा है। अब जो सूरत हाल है इसमें, अब मैं इनहेंस करता हूं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इस चीज की वजाहत नहीं है कि मैं 70 किलोवाट से ऊपर निकल गया, जो 25% कंसेशन की बात आ रही है, आया मैं उस दायरे में रहूंगा या मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो फिर उसी कैटेगरी में आ गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें एनोमलीज हैं, और अभी तक इसकी सूरत हाल है ना। और ये यार ये आटे में मेरे खुद ज़हन में सवालात आ रहे थे, लेकिन मैं पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारे ताजर सनतकार कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो फिर मैं चुप हो गया क्योंकि उन्होंने कहा इजाफी बिजली, तो मैंने कहा पिछले बिल तौर पे खबर सुन के तो सबको अच्छा लगता है ना, मगर जब आप उसकी डेप्थ में जाएंगे, हम बजट आता है हर साल, मगर बड़ा कितना उसको मेकअप होता है उसके ऊपर, और कितनी सब चीजें शुगर कोटेड बजट होता है हमारे यहाँ जो आता है, मगर जब आप उसकी डेप्थ में जाए तो पता चलता है उसकी सब चीजें बाहर आती हैं। तो एक हफ्ते 10 दिन तक आप लोग डिबेट करते रहते हो उसके ऊपर, कैसा हो गया वैसा हो गया, और आवाम सर पीट रही होती है बेटा अपना कि ये क्या हो गया हमारे साथ, उनका तस्करा नहीं होता इन सब चीजों में। तो ऐसी चीजें, ये अब सियासत ज्यादा हो गई और सियासी बयान ज्यादा हो गए। बात को अंदाज में कोई और होता है, उसको दिखाया किसी और अंदाज में जाता है। नहीं, तो पैदावारी लागत में फिर कमी कैसी आई ना? देखे, मैंने तो मुबारकें दे दी, मैंने तो शीरे भरे लड्डू, वो शीरे भरे गुलाब जामुन मैंने खा लिए, एक चीज लड्डू मैंने खा लिए। मैं 6 घंटे के लिए एक चीज में 3 रुपए यूनिट का फर्क आया है, ठीक है। पर डे आपकी जो प्रोडक्शन है 24 आवर सपोज अगर आप चला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी वो इंडस्ट्रीज जो 24 घंटे चल रही हैं, ये शाम के औकात में भी चल रही है, वही पीक आवर्स में आएंगी ना, तो वो उसके ऊपर रिलैक्सेशन जो है वो आपको पूरा एक टैरिफ लगेगा आपके ऊपर, और दूसरा टैरिफ अप्लाई नहीं होगा। नहीं, यानी जो लेस देन कैपेसिटी चल रहे हैं ना, उनके लिए बेनिफिट है, ये तो मानो ना। जो लेस देन कैपेसिटी चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कुछ लोग 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो 24 घंटे नहीं चला रहे होंगे, 3 शिफ्ट नहीं चला रहे होंगे, उनके लिए तो ये फायदेमंद है। तो वो पीक में चलाए ऑफ पीक में चलाए, क्या फायदा होगा? ये तो अब आप कारोबारी आदमी है, वरना तो मैं कारोबार शुरू कर देता मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं दिन में चला रहा हूँ, मुझे 12 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, और शाम 6 बजे के बाद से वो बिजली जो है वो 15 रुपए यूनिट हो जाती है। तो मुझे इसका क्या फायदा जब मैं 5 बजे अपनी फैक्ट्री बंद करके चला जाता हूँ, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं। और अगर मैं इसको 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक चलाऊं फैक्ट्री को, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे वही कॉस्ट में बिजली मिल रही है जो दिन में मिलती है। तो यानी बाय एंड लार्ज आप ये कह रहे हैं कि उसका क्यूमुलेटिव एडवांटेज इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जितना दिखाया जा रहा है। नहीं, तो फिर पैदावारी लागत में फिर कमी कैसे आई? फिर भी इतना ज्यादा हुई, 2 हफ्ते हम खुशियां मनाते गए, पैदावारी लागत में कमी आ गई। लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है। मैंने भाई वो बोल रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, टेक्सटाइल वाले आगे बोल रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। आपको कहा, ये नहीं कहा कि इस पे बिल्कुल असरात नहीं आ रहे, मैंने आपको कहा कि 6 घंटे में 3 रुपए यूनिट का फर्क है, मैं मानता हूं इस बात को,
मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर और चीज़ें जो इसके साथ हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि वो 25% का जो मसला है वो 70 किलोवाट से कम जो इस्तेमाल कुरंदा है उसके लिए है, और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द IMF। जी, ये भी इम्प्लीमेंट होगा 2021 में। चलें इस बारे में बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम तो भाई खुशियां मनाते रहे पिछले पूरे 2 हफ्ते, हम यही बात करते रहे कि जनाबे वाला पैदावारी लागत कम हो गई, अब तिजारत के शोबे को बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा और हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएंगी। लेकिन सईद शफीक साहब की हमेशा आदत यही है कि जब भी मैं किसी चीज़ का भरपूर मज़ा ले रहा होता हूँ या मज़ा किरकिरा कर देते हैं उसके बारे में बारीकियाँ बता के। सईद शफीक साहब आज भी आपने जो है मज़ा किरकिरा कर दिया, 2 हफ्ते की मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई और जितनी मैंने खुशियाँ मनाई थी अब तो वो लड्डू भी अगर मुंह में घुल रहे हों तो वो भी कड़वे हो गए। खैर आगे चलते हैं, अब बात कुछ ऐसी है, थोड़ी सी मुख्तसरन बात हम कर लेते हैं मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत के मुताबिक। बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ताजिर सनतकार बिरादरी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर माशी पॉलिसियाँ कंटिन्यू करती हैं सियासी हुकूमत के साथ तो फिर सब भला चंगा, अगर हुकूमती पॉलिसियाँ तब्दील हो जाएंगी, जाहिर बात है, अगर वैसे मैं नहीं कह रहा लेकिन ऐसे ही लोग शक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर शायद मामलात हालात फिर ख़राब हो जाएं, मईशत भी मुतासिर होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी रहती है, पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी रहती है तो मईशत ठीक हो जाएगी? क्या कहते हैं? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर हो और एक मजबूत सियासी हुकूमत हो तो उससे मईशत पर असरात अच्छे मरतब होते हैं, बुरे नहीं होते हैं। मगर जहाँ हुकूमतें कमज़ोर हों और अलाइंस के साथ चल रही हों, इत्तेहादी बना के चल रहे हों और किसी वक्त भी सामने धमकियाँ उनको मिल रही हों कि हुकूमत अब गिरेगी और जब गिरेगी, एक तो मसला ये ना कि हम अपोजिशन में भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। दुनिया में भी और जगह अपोजिशन है, वो सुकून से सामने वाले को उसका जो टर्म होती है वो उसको देते हैं कि भाई अब आपको लोगों ने मुंतखब किया तो आप अपने टर्म को पूरा कीजिए। मगर यहाँ हमारे यहाँ जो सिलसिला है ना उसमें अदम बर्दाश्त है और पूरा माशरा इसका शिकार है। मैं सियासतदानों को नहीं कहता, हम तो सारा माशरा अगर देखें पूरी सोसाइटी जिसमें मैं और आप हम दोनों भी शामिल हैं, हम सब अदम बर्दाश्त का शिकार हैं और हमें टॉलरेंस लेवल हमारा बहुत एज सोसाइटी अगर आप देखें तो बहुत मैं समझता हूँ माइनस में चला गया है। तो हम जो अब चाहते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करना, शाम को टीवी कमर्शियल शोज में सियासतदानों को लड़ाना और उस पर एंजॉय करना, ये सब चीज़ें जो है ये इस माशरे को कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही है। मेरी नौजवान नस्ल को इससे कोई अच्छा तासुर नहीं मिलता है। हमें इन सब के ऊपर भी सोचना चाहिए। अरे कौन से लोग नजरियात की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, शख्सियात की बुनियाद पर लड़ रहे हैं, लड़ने दो। नहीं शख्सियात की बुनियाद पर लड़ रहे हैं ना, नजरियात पे तो नहीं लड़ रहे हैं। 20 करोड़ आवाम देख रहा है, उसमें बच्चों की तादाद और ऐसे जहन जो कच्चे जहन आपको कह रहे हैं, नापुख्ता जहन जिनको आप कहें, वो किसी और अंदाज में इसको लेते हैं। अगर आप एक पहली जमात के बच्चे को और PhD का सिलेबस देना शुरू कर देंगे तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी? उसका जहन ऐसे ही ढलता है, उसका जहन ऐसे ही ढलता है। वो बिलावल साहब का चेहरा अच्छा लगता है, वो कहता है मैं PP के साथ हूँ। मरियम साहिबा की बात अच्छी लगती है तो वो कहता है मैं नून के साथ हूँ। इमरान खान साहब का अंदाज अच्छा लगता है तो कहता है मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। नजरिया कौन देखता है? नहीं, ये सियासी नारों से तब्दीली नहीं आएगी कभी भी। अगर लोग ये चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम, तो मैं आपके फोरम से एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि इख्तिदार में आने का एक तरीका है, वो तरीका आप बैठ के गुफ्तगू कर लें, आप जत्थों में बैठ जाएं, आप चाय के स्टॉलों पे बैठ जाएं, आप ड्राइंग रूमों में बैठ जाएं, या आप किसी शादी की तकरीब या समाजी तकरीब में बैठ के अच्छा बुरा जो है वो सियासत के हवाले से डिस्कस कर लें। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा उस वक्त है कि अगर आप सिंपैथीज़ रखते हैं, आप पेट्रियाटिक हैं, आप मुल्क से हमदर्दी रखते हैं और आप अपनी खिदमात मुल्क को देना चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ सियासत को इतना बदनाम कर दिया गया कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं सियासत में जा रहा हूँ तो मेरे आसपास के लोग ये समझते हैं कि शायद मैं को गुंडा बदमाश बनने जा रहा हूँ। मैंने आपको भी कहा था ना कि तो इस तासुर को तब्दील करने की जरूरत है। लोगों को चाहिए कि वो सियासी अमल का हिस्सा बने, ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं, सियासी जमातों में बैठ के। और जो रिवायती या जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, जो पेशा सियासतदान हैं, उनको निकाल बाहर करें, अपने आप अंदर आए और अपने 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 अमल से, अपने किरदार से, अपनी सलाहियतों से इस मुल्क को फायदा पहुंचाएं। यही एक तरीका है उस तब्दीली का। ये नारों से तब्दीली कभी भी नहीं आएगी। भाई मैं कुछ नुक्ते, 3-4 नुक्ते आपके सामने पेश करता हूं, आप मुझे बताएं कि किस सियासी जमात का उनके बारे में क्या
मतलब क्या, एक तो अमल दरामद का तरीकाकार क्या है, महंगाई, रोना हर कोई रोता है, किसी के पास फार्मूला नहीं महंगाई खत्म करने का, ना किसी ने इसके मुतालिक कुछ सोचा। इलेक्शन से पहले अगर सोचा भी तो इलेक्शन के बाद नहीं सोचा। मुझे बता दें, सारी मेन स्ट्रीम जमातों में कहाँ किसके बारे में कहा, रोजगार की बात की जाती है, हर आदमी कहता है हुकूमत में आएंगे तो हम रोजगार दे देंगे। अच्छा भाई, अगर ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, सर मैं इसकी ये तो माशी नुक्ते बता रहा हूं आपको। सरासर झूठा नारा है। एक अवाम जो सादा लोग अवाम, एक तो हमारे यहाँ म्यार तालीम इतना पस्त है कि आप देखते होंगे अखबारात में भी कि किसी उसके लिए जब आप इंटरव्यू किसी वैकेंसी के लिए आप कोई कॉल देते हैं कोई, तो उसके लिए मालूम है हजारों लोग जमा हो जाते हैं, और फिर उनके साथ जो इंटरव्यू होते हैं उसकी तफसीलात अखबार में आती हैं कि जी पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। मालूम है एक बंदा जिसने मास्टर्स किया हुआ है उसको ये नहीं पता पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था। उसको ये पूछे आपके पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, तो जो मास्टर्स किया उसको ये नहीं पता पाकिस्तान के सूबे कितने हैं। तो जब लोगों की एजुकेशन का ये हाल होगा कि डिग्री रखते होंगे मास्टर्स, और अंदर से आप उनकी नॉलेज का हाल देखेंगे, तो वो तो फिर इसका मतलब है वो बूटी माफिया या पढ़ने चला के पास होके आया कि उसको सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे ही लोग कामयाब हैं। सईद शफीक साहब, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। ऐसे ही लोग कामयाब हैं इस माशरे के अंदर, जो क्लासों में जमातों में मेरा और आपका फर्ज है कि ऐसे लोगों को नाकाम करना है। मेरा और आपका फर्ज है कि ऐसे लोगों को नाकाम करना है, और वो जिनका खून हो रहा है, मैरिट का जिसका खून हो रहा है, जो पढ़ लिख के बासलाहियत नौजवान है, वो बेकार बैठा है, नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। कारोबार में भी आ जाए, मैं आपको बता दूंगा, आप खुद देख लें, कारोबार में भी देख लें। ये बात जहन में रख लें अली साहब कि नौकरी देना हुकूमत का काम नहीं है। हुकूमत का काम ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल पैदा करना है